मूवमेंट आर्म को बेटा आप हम डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास मूवमेंट आर्म क्या होता है, लेट्स सपोज के यहाँ देखिएगा, यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कहा कि हमारे पास क्या होता है, एल होता है। एल से डोनेट कर मैंने नोटेशन से शो करवा दिया कि हमारे पास एल जो है यहाँ क्या है, मूवमेंट आर्म है। और यहाँ फोर्स अगर लग रही तो वो इसके ऊपर लग रही है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 का है। तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको, मूवमेंट आर्म, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द perpendicular distance between किस किस के दरमियान है, between pivot point between pivot point and line of action of force। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है कि बेटा इस परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस मान रहा है वो, और जिस लाइन में फोर्स लग रही, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब हम देखें फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान रहा था वो एल है। इनका जो, अगर इनको मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पाइवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, मूवमेंट आर्म होगा। और दूसरी बात जरा, अब हम इस काबिल हुए हैं कि अब हम जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं टार्क को। आप बेटा याद रखिएगा, टार्क को डिफाइन करने के लिए मुझे ये सब बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वर्ड जो है ना हमने टार्क की डेफिनेशन में यूज करने। सो लेट्स सी, अब टार्क को डिफाइन मैं यहां ही कर देता हूं इसी के सामने। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, मूवमेंट आर्म था। लेकिन मूवमेंट आर्म लिखने की बजाय मैं उसकी जगह उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between pivot point and line of action of force, या फिर मैं इसमें मूवमेंट आर्म भी कह सकता हूं, मूवमेंट आर्म। बेटा अगर हमने इसको डिफाइन कर लिया, डिफाइन में हमारे पास क्या आ रहा था, ये दो चीजों का प्रोडक्ट ही आ रहा था, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास क्या थी, फोर्स आ रही है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, मूवमेंट आर्म आ रहा है। तो लेट्स सी, जरा देखते हैं इसको मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला हम यहां से बना सकते हैं इसी डेफिनेशन से। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क का पता है कि टॉर्क का साइन हमारे पास बेटा कौन सा होता है, ये टॉ होता है, इज इक्वल टू, पहले नंबर पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और उसके बाद क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो हमारे पास क्या था, एल था। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, एल आ गया। ये था टॉर्क का हमारे पास फार्मूला। बेटा ये फार्मूला हमारे पास टॉर्क का कब है, जब पाइवट पॉइंट या फिर मूवमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। लेकिन क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, मैं अगर फोर्स की जो जो वेक्टर है फोर्स का उसको चेंज कर दूं, तो मसला तो फिर भी बन सकता है। एंगल में चेंज कर दूं, यहां तो एंगल 90 का था, लेट्स सी कि मैं एंगल चेंज कर देता हूं। जब मैं एंगल चेंज करूंगा तो तब क्या होगा, जरा उसको देखते हैं। बेटा एंगल चेंज करने का मतलब क्या है, कि लेट्स सी, मैं वही डायग्राम बेटा दोबारा बनाता हूं आप लोगों के सामने। मेरे पास एक नट था,
एक स्पैनर मैंने लगाया इस पे, और यहां पहले जो फोर्स मैं ऊपर अपवर्ड लगा रहा था, अब वही फोर्स मैं अगर इस तरफ लगा रहा हूं, लगा लूं। आप लोगों को पता है कि बाज जो बड़े मैकेनिक बन जाते हैं तो वो इस बात का ख्याल नहीं रखते, वो कभी फोर्स इधर को लगा रहे होते हैं और ऐसे ही हाथ को पकड़ के फोर्स इधर लगा रहे होते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, तो तब हमारे पास फार्मूला टार्क का क्या बनेगा, तो बेटा याद रखिएगा। तो तब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फोर्स थी ना, तो हम क्या करते होते हैं, जब मेरे पास कोई वेक्टर आ रहा होता है तो हम उसको क्या करते होते हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते होते हैं, उसके कंपोनेंट्स बना लेते होते हैं। कंपोनेंट्स बनाने का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या था, पाइवट पॉइंट होता है, जिसको मैंने लेट्स सपोज कि मैंने ओ का नाम दे दिया। पाइवट पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के दरमियान मेरे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको मैं आर कह देता हूँ या एल कह देता हूँ, बात एक ही है। उसको मैं मूवमेंट आर्म कहता होता हूँ। लेकिन याद रखिएगा बेटा कि वहां जो बुक पे डायग्राम बनी हुई है वो कुछ इस तरह से नहीं, वो है सारा सारा प्रोसीजर यही, वो डायग्राम कुछ इस तरह से है। कोई एक रिजिड बॉडी लेते हैं, ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी ले लेते हैं, और रिजिड बॉडी पे वो ये पाइवट पॉइंट होता है हमारे पास, और ये मेरे पास क्या होता है, उसका पाइवट पॉइंट से आगे जो डिस्टेंस होता है जिसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, उसको वो शो करवा लेते हैं, उसको वो शो करवाते हैं आर के साथ। आर मैंने यहां यूज क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें पता है कि आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम आर जो है वो पोजीशन वेक्टर यूज करते थे। फोर्स हमारी कहां लग रही थी, फोर्स में लगा रहा था कुछ ऐसे, और ये लेट्स सपोज कि ये मेरे पास पॉइंट ओ था, ये पॉइंट मेरे पास ए है। तो अब मैं क्या करता था कि जब मेरे पास एक फोर्स में इधर लगा रही है, लेकिन अब मुझे क्या कहां पता चलेगा कि इसमें घुमाव कहां आएगा, तो इसको देखने के लिए, घुमाव को देखने के लिए मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता था। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसके कंपोनेंट्स बना लेता था। मतलब वेक्टर फोर्स जो वेक्टर है हमारे पास, फोर्स का वेक्टर वहां से एक परपेंडिकुलर में नीचे ड्रॉ करता था। तो हमें पता है यहां एंगल क्या बन रहा है, हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। मुझे पता है कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा। उसका कंपोनेंट कौन सा होता है फोर्स का, साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा। और थीटे के साथ वाला कौन सा होता है, एफ कॉस थीटा होता है। तो जरा अब हम टार के बेटा याद रखिएगा, ये हमने क्या किया है, हमने फोर्स को रिजॉल्व किया है। तो यहां से एक मैं हेडिंग बना लेता हूं, ये हमारे पास क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब मैं टार्क को फाइंड करना चाहता हूं रिजॉल्व करके फोर्स को। तो फोर्स को मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा, याद रखिएगा बेटा, हमें पता है कि मैंने टार्क का फार्मूला क्या बताया था, टा इज इक्वल टू, एक वो वेक्टर आ जाता था, एक वो वेक्टर आ जाता होता है, और दूसरा उसका कंपोनेंट आता है जहां पे टार्क ने घुमाव पैदा करना होता है। जहां पे वो हमारा जो वेक्टर है फोर्स वो घुमाव पैदा करता है, वो कौन सा था। अब अंडरस्टूड सी बात है, अगर मैं इस स्पैनर को यहां से इधर खींचूंगा, एक्स एक्सिस में खींचूंगा, तो ये खुलेगा नहीं, बल्कि ये तो स्पैनर ही निकल आएगा इसमें से। तो इसमें घुमाव कब आएगा, जब मैं इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूं। और जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर की तरफ फोर्स का कंपोनेंट मेरे पास कौन सा यूज होगा, साइन थीटा। यहां मेरे पास क्या था, आर था, एक वेक्टर वो ले लेते हैं, दूसरा उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहां कंपोनेंट कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मेरे पास आर एफ साइन थीटा ये फार्मूला आ रहा है ना, ये उस पहले वाले फार्मूले से कहीं बेहतर है। वो सिर्फ मुझे तब बता रहा था, मुझे टार्क तब बता रहा था कि टार्क घुमाव है या नहीं है जब एंगल 90 का था। लेकिन ये किसी भी एंगल पे आप लोगों को जो है ना बता सकता है। ना सिर्फ हम सिर्फ फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, हम ये जो हमारे पास मूवमेंट आर्म था या पोजीशन वेक्टर आर था, हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसी डायग्राम को मुझे दोबारा बनाना होगा। यहां से ही मैं इस आर जो वेक्टर है इसको रिजॉल्व करता हूं। बेटा एक्सप्लेनेशन में, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में एक्सप्लेनेशन में आप लोग बुक लाइंस लिखेंगे, बुक में जो लाइंस गिवन है उसकी एक्सप्लेन, वो यही बात है
कि एक फोर्स वेक्टर था जो कि एट एंगल थीटा था, जिसका मूवमेंट आर में है। फिर हमने क्या किया, उसको फोर्स को रिजोल्व किया उसके कंपोनेंट्स में, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अब जरा देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर आर था, मैंने आर को रिजोल्व करना तो मैं क्या करूंगा, एक यहां से वेक्टर ड्रा करूंगा और दूसरा वेक्टर मेरे पास यहां से आ रहा होगा, इधर एक आर के ऊपर आ रहा था, दूसरा आर से आउटवर्ड जा रहा। अब हमें पता है कि यहाँ एंगल मेरे पास क्या बन रहा है, लेट्स सपोज के यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो मैंने क्या कहा है कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। और यहां मेरे पास दूसरा एंगल कौन सा होगा, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, आर कॉस थीटा होता है। अब जरा यहां देखिएगा, अगर मैं अब मैंने कौन किस चीज को रिजोल्व किया है, रेजोल्यूशन ऑफ मूवमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर आर, मूवमेंट आर्म। बेटा मूवमेंट का मतलब क्या होता है, घुमाव होता है, और आर्म अगर देखा जाए ना, ये जो लफ्ज आर्म है इसका मतलब बाजू होता है, कि हम बाजू से जो घुमाव लेके आते हैं उसको मूवमेंट आर्म कहते हैं। अब जरा देखा जाए तो यहां मेरे पास क्या है, मैंने क्या कहा था कि टार्क में हमारे पास क्या है, एक वो वेक्टर आ जाता होता है और दूसरा उसका कंपोनेंट आ जाता है। यहां मेरे पास क्या आ गया, एक वेक्टर एफ आ गया और दूसरा उसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, दूसरा वो कंपोनेंट हम लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा घुमाव आ रहा होता है। तो यहाँ घुमाव किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर साइन थीटा। टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये भी वही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा चाहे तो आप मूवमेंट आर्म को रिजोल्व कर लें या चाहे आप लोग फोर्स को रिजोल्व कर लें, लेकिन हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। ये था हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब हम देखते हैं जरा इसको कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे शो करवाना है हमें। अगर मैं साइन थीटा को बेटा खत्म करूं तो मुझे पता है कि मैंने अगर साइन थीटा को खत्म करना है तो टॉर्क का मेरे पास ये फार्मूला आर क्रॉस एफ आ जाता है। हमें पता है कि साइन थीटा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करते थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने साइन को हटाना है तो मैं दोबारा क्रॉस लेके आ जाऊंगा। लेकिन सिर्फ यहां ही नहीं, एक बात और याद रखिएगा, जब मैं इसको देखूंगा आगे, ये मेरे पास वेक्टर है, टार्क मेरे पास वेक्टर है, तो यहां तो मेरे पास सारा मैग्नीट्यूड आ रहा था, लेकिन इसको मैंने वेक्टर शो करवाना तो मैं क्या लेके आऊंगा, साथ एक यूनिट वेक्टर भी लेके आऊंगा जिसको मैं आर एफ साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर आ जाता है। और हमें मैंने बेटा बताया आप लोगों को, जो एन यूनिट वेक्टर होता है वो मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। जिस प्लेन पे हम ले रहे होते हैं, घुमाव आ रहा होता है, उसके क्या होता है, नॉर्मल होता है। और इसकी डायरेक्शन को हम शो करते थे, मैंने पहले भी बताया था कि राइट हैंड रूल का यूज करते होते हैं। राइट हैंड रूल का यूज करते हुए हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते थे। अब देखिएगा, ये हमारे पास था टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये उसकी क्या थी, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। अब यहां देखा जाए तो सिर्फ जो टॉर्क है मेरा ना सिर्फ फोर्स और मूवमेंट आर्म पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एक चीज और है जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, थीटा। अब डिपेंडेंस में जहां मैंने लिखा था कि टॉर्क हमारे डिपेंड किस पे कर रही है, तो वहां आप लोग एंगल थीटा भी लिखेंगे कि तीसरी बात हमारे पास एक एंगल थीटा है जिस पे टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है। और अब देखिएगा जरा, इसका यहां से यूनिट निकालते हैं। हमें पता है कि आर हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट आर्म को हम मीटर में कंसीडर करते होते हैं, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर आ रहा होता है। और ये क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है बेटा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ।